हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके असाइनमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं जिस क्वेश्चन के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ ये है आप लोगों के सब्जेक्ट पॉलिटिकल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशन इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, इस सब्जेक्ट का क्वेश्चन। दोस्तों, इस सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ आपके असाइनमेंट से रिलेटेड। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले वाली वीडियो के अंदर अच्छे से कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है दोस्तों, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग जाकर प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा। वो वीडियो आप लोगों के असाइनमेंट में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हमारे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। चीन में दलीय व्यवस्था के विकास की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था में अंतर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, और आपको चीन में दलीय व्यवस्था के विकास की व्याख्या करनी है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट 1 बाय 1 करके बताने वाली हूँ। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो के ऊपर मैं आपको 200 लाइक्स का टारगेट दे रही हूँ। ये टारगेट आप लोगों को कंप्लीट करना है। दोस्तों, चलिए फटाफट से हम 1 बाय 1 करके सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। सर में जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है हमारा परिचय। गाइस, आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठन गुट होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं या समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दल चुनावों में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वाचित करवा कर दल के कार्यक्रमों को लागू करवाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति व व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता है, कहीं एक ही दल सर्वोपरि यानी कि डोमिनेंस होता है, कहीं मुख्यतः 2 दल होते हैं, किंतु बहुत से देशों में 2 से अधिक दल होते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षाएं व्यक्ति के एवं समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, बेसिकली हमारे क्वेश्चन के अंदर हमसे दलीय व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन में वही बताने की कोशिश की है कि एक राजनीतिक दल एक लोगों का एक ऐसा संगठन, एक ऐसा गुट होता है जिसमें एक साझी विचारधारा के लोग रहते हैं, यानी कि एक कुछ ऐसे लोगों का ये ग्रुप होता है जिसमें एक जैसी विचारधारा के लोग साथ में काम करते हैं, जिनका एक जैसा राजनीतिक दृष्टिकोण होता है। ये लोग अपने दल के जो उम्मीदवार होते हैं उनको चुनाव में उतारते हैं जिससे कि वो चुनाव जीत सकें और जो उनके कार्यक्रम हैं उनको पूरे देश में लागू कर सकें। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति या फिर व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जैसे कि किसी देश में हमें एक दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, किसी देश में हमें कोई भी दल की व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है, कहीं पे हमें 2 दलीय व्यवस्था देखने को मिलती है, और किसी देश में हमें 2 दल से ज़्यादा दलों की व्यवस्था देखने को मिलती है। दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को ये पूरा इंट्रोडक्शन याद रखना है, ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, चलिए अब हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है एक दलीय व्यवस्था और द्विदलीय व्यवस्था में अंतर। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक दलीय व्यवस्था। एक दलीय प्रणाली ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें शासन का सूत्र एक ही राजनीतिक दल के हाथों में रहे, उसी को दलीय प्रणाली कहा जाता है। जिस शासन व्यवस्था में शासन की नीतियों पर एक ही राजनीतिक दल का नियंत्रण हो और सरकार की नीतियों का निर्धारण करने में भी वही राजनीतिक दल प्रभावशाली हो, तो वह पद्धति एक दलीय प्रणाली पद्धति कहलाती है। इसके कई स्वरूप विद्यमान हैं। साम्यवादी देशों में ये दावा किया जाता है कि समाज में केवल एक ही वर्ग अस्तित्व में होता है, इसलिए केवल
उसी वर्ग के अग्रणी समुदाय के रूप में समाजवाद को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत रहता है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें जो पूरी राजनीतिक शक्ति होती है वो किसी एक ही राजनीतिक दल के हाथों में होती है। राजनीति में जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी काम किया जाता है, वो उसी एक राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। अब ये काम अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों सेकंड पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि कई देश ये दावा करते हैं कि उनके देश में एक दलीय प्रणाली है, जैसे कि साम्यवादी देश। साम्यवादी देशों का ये कहना होता है कि समाज में केवल एक वर्ग का अस्तित्व होता है और उसी वर्ग को पूरे समुदाय के लिए कार्य करने चाहिए और सबके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। दोस्तों ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब बात करते हैं हम हमारे थर्ड पॉइंट की। दोस्तों हमारे थर्ड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि फांसीवाद व्यवस्था में सामान्यतः सभी चीज़ें केंद्रीय नियंत्रण में रहती हैं तथा नियंत्रण एक दल जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है के द्वारा प्रभावी होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि साम्यवादी व्यवस्था में चुनाव नाम मात्र के होते हैं, दलों के बीच प्रतियोगिता की अनुमति नहीं दी जाती है। तो दोस्तों जो फांसीवादी व्यवस्था होती है उसमें सभी चीज़ें जो होती हैं वो केंद्र के नियंत्रण में रहती हैं तथा नियंत्रण एक दल के द्वारा किया जाता है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि साम्यवादी व्यवस्था में ना तो चुनाव होते हैं और अगर चुनाव होते भी हैं तो वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही सबको ये पता होता है कि यहाँ पे एक दलीय व्यवस्था है और जो भी कार्य किए जाएंगे वो इसी एक दल के द्वारा किए जाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को इस थर्ड पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखना है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है इस व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल भी हो सकते हैं, परंतु इन दलों का शासन की नीतियों या चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चीन, रूस आदि देशों में एक दलीय पद्धति विद्यमान है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ये जो एक दलीय व्यवस्था होती है ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई और राजनीतिक दल हो ही नहीं सकता, ये कहीं पे भी 100% नहीं है। और कोई राजनीतिक दल हो सकता है किसी किसी पॉसिबिलिटी में, लेकिन वो जो अन्य जो राजनीतिक दल होगा उसका जो शासन होता है उसका शासन में कोई योगदान नहीं होता। जैसे कि हमारी कंट्री है इंडिया के अंदर आप लोगों को पता है इस वक्त दो मेन पार्टी हैं, एक है कांग्रेस, दूसरी है बीजेपी। अगर इस वक्त बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस एक विरोधी दल के रूप में, एक विपक्ष के रूप में उसका विरोध कर सकती है, उसके कामों को गलत ठहरा सकती है, उसकी नीतियों को गलत बता सकती है। लेकिन जो एक दलीय व्यवस्था होती है उसमें चाहे कितने भी अन्य दल क्यों ना हो, वो कभी भी सरकार के काम की आलोचना नहीं कर सकते, सरकार के काम को गलत नहीं ठहरा सकते। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर दल है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका चुनाव में या किसी और नीति में कोई योगदान हो। चीन, रूस आदि देशों में एक दलीय पद्धति विद्यमान है, यह आप लोगों को यहाँ पे समझना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक दलीय व्यवस्था में एक ही राजनीतिक दल का ही प्रभाव होने के कारण राज्य के कार्यों में कम खर्च तथा कम समय लगता है, सभी कार्य सफलतापूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों एक दलीय व्यवस्था वाले जो देश हैं वो एक दलीय व्यवस्था की तारीफ ये कहकर करते हैं कि एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है और इतने ज़्यादा प्रभावी होने के कारण इसके जो कार्य होते हैं उनमें कम खर्च आता है और इसके जो कार्य हैं वो समय से और सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है जब किसी कंट्री के अंदर एक दल होगा तो वो दल चाहे कैसी भी नीतियाँ बनाए, कुछ भी करे, वो टाइम पे पूरी होंगी और उनको कोई रोक भी नहीं सकता। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे सिक्स पॉइंट की। दोस्तों हमारे सिक्स पॉइंट के अंदर बताया गया है कि एक दलीय पद्धति में लोक कल्याण व्यवस्था होनी ही एक दलीय पद्धति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इस व्यवस्था में जनता में विभाजन तथा गुटबंदी का डर समाप्त हो जाता है तथा राष्ट्रीय एकता बनी रहती है। तो दोस्तों एक दलीय पद्धति में कहा जाता है कि जो सबसे पहला जो गुण होता है, इसका सर्वश्रेष्ठ जो इसका गुण होता है वो होता है लोक कल्याण की व्यवस्था, यानी कि लोगों का कल्याण करने की व्यवस्था इसका पहला गुण माना जाता है। और यहाँ पर इस व्यवस्था के अंदर लोगों की गुटबंदी का डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि सबको पता होता है कि जो राजनीति है, जो शासन है, उसमें एक ही पार्टी हमेशा राज करेगी। तो कोई अदर कितनी भी पार्टी बन जाए, कितने भी गुट बन जाए, उनका इस चीज़ पे कोई प्रभाव नहीं चलता। जबकि आप लोग देखते होंगे कि जहाँ पे एक से ज़्यादा दल होते हैं वहाँ पे
गठबंधन की सरकार का प्रचलन चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें हमें एक दलीय व्यवस्था में देखने को नहीं मिलती हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक दलीय पद्धति में सेना पर एक ही दल का नियंत्रण होता है। साथ ही एक दलीय सरकार में राज्य का नैतिक संगठन उच्च होता है जो संकट काल में सुरक्षा प्रदान करता है। एक दलीय पद्धति में शासन की नीतियों का निर्माण एक ही दल के नेता द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की नीतियों में सर्वथा तथा विरोध की भावना नहीं होती है। इससे प्रशासन में कुशलता पाई जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन की कि एक दलीय पद्धति में हमेशा एक ही दल रहता है तो उसकी जो नीतियाँ होती हैं उसको स्थायित्व मिलता है, यानी कि वो एक स्थायी नीतियाँ होती हैं और उनका विरोध करने वाली कोई भावना देश में नहीं फैलती है। कोई भी उन नीतियों का विरोध नहीं कर सकता और वो कुशलता से पूरी हो जाती है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 8 पॉइंट। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने पॉइंट बताए ये सारे हमारे एक दलीय व्यवस्था से रिलेटेड हैं। आपको इसी तरीके से पॉइंट वाइज अपने असाइनमेंट के अंदर इन पॉइंट्स को लिखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विदलीय व्यवस्था। दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द्विदलीय प्रणाली इस प्रकार की प्रणाली आती है जिसमें ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें दो राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है। इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि वहाँ अन्य राजनीतिक दलों की उपस्थिति नहीं होती है। ऐसी व्यवस्था में अन्य राजनीतिक दल भी उपस्थित होते हैं परंतु शासन संचालन में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। ब्रिटेन और अमेरिका में काफ़ी लंबे समय से लगभग ऐसी ही व्यवस्था विद्यमान है। दोस्तों द्विदलीय प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें दो दलों की प्रधानता होती है। यानी कि द्विदलीय कहने का मतलब है कि इसमें दो पॉलिटिकल पार्टी देश के ऊपर राज करती हैं, यानी कि दो पॉलिटिकल पार्टी इसके अंदर होती हैं। तो दोस्तों इस बारे में आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है कि द्विदलीय व्यवस्था में दो दलीय व्यवस्था को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश में सिर्फ दो ही पार्टी रहेंगी। कुछ और भी छोटी छोटी अन्य पार्टी हो सकती हैं, लेकिन जो शासन संचालन होता है उसमें उनका कोई भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं होता है। द्विदलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका में काफ़ी लंबे समय से द्विदलीय व्यवस्था ही चल रही है। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है, हालांकि अधिकांश उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय व्यवस्था व्यवहार में है। ब्रिटेन में दो दल लेबर पार्टी एवं मूल रूप से सत्ता पर इनका ही वर्चस्व रहा है। हालांकि पिछले दिनों ब्रिटेन में भी कुछ अतिरिक्त अन्य दलों की सहभागिता बढ़ी है। तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में पाई जाती है, लेकिन दोस्तों जो अधिकांश उदारवादी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पे ये चीज़ व्यवहार में नहीं है। अधिकांश देशों में दो दल से ज़्यादा वाली जो सरकारें हैं वो चलती हैं। ब्रिटेन के अंदर दो मेन दल हैं जिसका नाम आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। पहला है लेबर पार्टी और दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। ये दोनों दल ही मूल रूप से सत्ता पर वर्चस्व बनाए रखते हैं, लेकिन हाल ही के पिछले दिनों में ब्रिटेन में इनके अलावा अतिरिक्त अन्य दलों ने भी अपनी सहभागिता बढ़ाई है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा 4 पॉइंट है, अमेरिका में भी दो दलों की प्रधानता है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। हालांकि इन दोनों दलों में बहुत ज़्यादा सैद्धांतिक अंतर नहीं है। व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो संसदीय व्यवस्था में द्विदलीय प्रणाली सर्वोच्चतम होती है। इस व्यवस्था में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है कि जो द्विदलीय प्रणाली में जो लोग विश्वास रखते हैं वो लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं और वो ये कहते हैं कि इस व्यवस्था के अंदर स्थिरता बनी रहती है और अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करती है, कोई गलत नीति बनाती है तो उसका विरोध करने के लिए एक मजबूत विरोध पक्ष भी इसके अंदर होता है। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये पॉइंट भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक स्थिरता और द्विदलीय प्रणाली एक
सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र तथा साधारण बहुमत एवं एकल मत पक्ष पर आधारित है, जबकि बहुदलीय प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा बहुसदस्यता निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों कुछ विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि राजनीतिक स्थिरता और द्विदलीय प्रणाली एक सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र तथा साधारण बहुमत एवं एकल मत पक्ष पर आधारित है, जबकि इसके विपरीत जो बहुदलीय व्यवस्था है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुसदस्यता निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है द्विदलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था में। बहुत सारे लोग द्विदलीय व्यवस्था को भी बहुदलीय व्यवस्था मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। द्विदलीय व्यवस्था अलग है और बहुदलीय व्यवस्था अलग है। तो दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जहां दो पार्टियां जीत के लिए संघर्ष करती हैं, तीसरी पार्टी की हार निश्चित होती है। ऐसी स्थिति में छोटे दलों के समक्ष रुकावटें आती हैं और उसे बड़े दल में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों द्विदलीय व्यवस्था में दो राजनीतिक पार्टियां हार जीत का फैसला करती हैं और अगर कोई तीसरी राजनीतिक पार्टी है तो उसके समक्ष हारना निश्चित होता है। इसलिए हमेशा द्विदलीय व्यवस्था में जो तीसरी पार्टी होती है उसको किसी एक पार्टी के साथ मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चीन में दलीय व्यवस्था का विकास। तो दोस्तों आप लोगों से चीन की दलीय व्यवस्था के विकास के बारे में भी पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट भी मैं आप लोगों के साथ 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाली हूँ। राजनीतिक दल प्रणाली आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी देश में किस प्रकार की राजनीतिक दल प्रणाली को अपनाना है ये उस देश की प्रकृति, राष्ट्रीय परिस्थितियों और सामाजिक विकास से निर्धारित होता है। विभिन्न देशों में राजनीतिक दल प्रणाली की विविधता मानव सभ्यता की विविधता को दर्शाती है। तो दोस्तों राजनीतिक दलीय प्रणाली या फिर दलीय व्यवस्था जिसको हम यहाँ पे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किसी देश में किस तरीके से अपनानी है ये टोटली डिपेंड करता है उस देश की प्रकृति पे, उस देश की राष्ट्रीय परिस्थितियों पर और सामाजिक विकास पर। इसका निर्धारण उस देश के अकॉर्डिंग ही किया जाता है कि उस देश में बेसिकली किस टाइप की पार्टी चल सकती है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं चाइना की। चीन की दलीय व्यवस्था। चीन को आधिकारिक तौर पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक पार्टी वाले देश कहा जाता है। इसके बावजूद 8 छोटे दल आधिकारिक तौर पर संयुक्त मोर्चे में चीन की सीपीसी पार्टी के साथ मौजूद है। यानी कि दोस्तों जो चीन है उसको अगर हम नॉर्मल तौर पे कहा जाए तो चीन को हम एक दलीय व्यवस्था वाला देश कहते हैं, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि चीन की जो राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसका जो साथ देते हैं वो 8 छोटे छोटे दल भी देते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर मेंशन करनी है, ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी की स्थापना। 1920 के दशक की शुरुआत में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी की स्थापना आधुनिक चीनी समाज के विकास और क्रांति के उद्देश्यपूर्ण मांग की थी। ये मार्क्सवादी सिद्धांत और चीन में श्रमिक आंदोलन के संयोजन का परिणाम था। चीन का इतिहास में पहली बार सीपीसी और साम्राज्यवाद और समानतावाद के खिलाफ एक क्रांतिकारी कार्यक्रम पेश किया गया और चीनी लोगों के लिए संघर्ष के लक्ष्य की ओर इशारा किया। इसने व्यापक जनता पर भरोसा करने का क्रांतिकारी तरीका अपनाया, एक ऐसी तरीके से जिसे बजुआ डेमोक्रेटिक ने पहले कभी नहीं आजमाया था, जिसने चीन में मजदूर आंदोलन के पहले उभार को गति दी। नतीजन चीन क्रांति ने पूरी तरह से नया रूप लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों जो डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की पार्टी की हम बात करें, इसकी जो स्थापना की गई है वो 1920 के दशक में की गई है। और बेसिकली गाइस उस टाइम पे जो चाइना है वहाँ पे काफ़ी सारे मजदूरों के आंदोलन चल रहे थे। दोस्तों इस वक्त जो चाइना की जो पार्टी है
के द्वारा जो देश की जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर अधिकार किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे जब ये पार्टी बनी थी तो उस टाइम पे इसी तरीके की एक व्यवस्था की डिमांड की जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी सारे जो मजदूर हैं उनका शोषण किया जा रहा था और वो इस व्यवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इसलिए 1920 के दशक में उस टाइम पे वहाँ पे इस चीज़ के लिए संघर्ष हुआ और 1921 के आसपास आते आते पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी की स्थापना हुई। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की वर्तमान स्थिति, यानी कि दोस्तों आज के समय में चाइना की इस पार्टी की क्या स्थिति है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चीन कम्युनिस्ट पार्टी आधुनिक चीन की संस्थापक और सत्तारूढ़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसे आधिकारिक तौर पर चीन की जनवादी गणराज्य के रूप में जाना जाता है। सीपीसी ने एक सदी से पहले अपनी स्थापना के बाद से एक राजनीतिक एकाधिकार बनाए रखा है, जो देश के तेजी से आर्थिक विकास और वैश्विक शक्ति के रूप में उदय की देखरेख करता है, जिसकी पार्टी 2021 में अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रही है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर जुलाई में एक सदी पूरी हो गई और एक मील का पत्थर जिसे बीजिंग आतिशबाजी नाट्य शास्त्र और अपने क्रांतिकारी अतीत का सम्मान करने के लिए एक उत्साही अभियान के साथ मनाया जा रहा है। तो दोस्तों जो वर्तमान स्थिति है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की, वो आज के समय में बहुत अच्छी है। ऐसा कहा जाता है कि चाइना जो तरक्की आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं वो इसी पार्टी की बदौलत है। आज जो चाइना के जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं शी जिनपिंग, वो भी इसी पार्टी के हैं और 2021 के अंदर इस पार्टी ने अपने 100 साल पूरे किए हैं, यानी कि इस पार्टी की स्थापना 1921 के आसपास हुई है। एंड दोस्तों अब इसने अपने पूरे 100 साल पूरे कर लिए हैं और इन 100 सालों में इसने चाइना के आर्थिक विकास किया है और चाइना को एक वैश्विक शक्ति बना दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। दोस्तों ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। एंड यस गाइज, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।